निवेश की दुनिया। हाँ। अक्सर हम शेयर, डिविडेंड, इंडेक्स फंड जैसे शब्द सुनते हैं। कई लोगों को लगता है ये सब काफी सुलझा हुआ है, पर कईयों के लिए ये आज भी एक पहेली जैसे है। हाँ, ये बात तो है। तो आज हम इसी पहेली के कुछ अहम हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक दिलचस्प लेख भी है, निवेश के मूल मंत्र, शेयर, डिविडेंड और इंडेक्स फंड्स, जो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर रोशनी डालता है। जी। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ परिभाषाएं दोहराना नहीं है, बल्कि इन साधनों के पीछे की जो रणनीति है, इनके फायदे नुकसान क्या हैं और ये कैसे किसी के फाइनेंशियल गोल से जुड़ते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करनी है। बिल्कुल। हम ये मानकर चल रहे हैं कि बुनियादी बातें तो पता ही होंगी, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, इसे थोड़ा और खोलते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर बुनियादी जानकारी के बाद अगला कदम यही समझना होता है कि भाई इन अलग-अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से करें कैसे। हाँ बिल्कुल। आज हम यही देखेंगे कि कैसे शेयरों की दुनिया, फिर डिविडेंड से होने वाली आय और इंडेक्स फंड की जो सरलता है, ये सब मिलकर एक मजबूत निवेश रणनीति का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं शेयरों से। हम सब जानते हैं कि शेयर खरीदना मतलब किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेना, ये तो ठीक है। हाँ। पर जब हम किसी कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं तो क्या सिर्फ कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं या कुछ और भी मायने रखता है? जैसे मान लीजिए इन्फोसिस या टाटा मोटर्स का शेयर लिया, तो क्या सोच सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन की होती है? देखिए, कैपिटल एप्रिसिएशन यानी शेयर की कीमत बढ़ना, वो तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ही, इसमें कोई शक नहीं, खासकर ग्रोथ स्टॉक्स में। लेकिन शेयरों में निवेश करना इससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है। पहली बात, ये आपको उस कंपनी के भविष्य में सीधा भागीदार बनाता है। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपकी पूंजी बढ़ती है। सही बात है। लेकिन साथ ही आपको वोटिंग अधिकार भी मिलते हैं। कई बार छोटे निवेशकों को ये अधिकार बहुत मामूली लगते हैं। हाँ, लगता है कि एक वोट से क्या होगा। बिल्कुल, पर जब बड़े फैसले होते हैं या संस्थागत निवेशक शामिल होते हैं, तब इनका महत्व बढ़ जाता है। अच्छा, और क्या शेयर सिर्फ एक ही तरह के होते हैं या इसमें भी कुछ किस्में हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मुख्य रूप से तो कॉमन स्टॉक होते हैं जो हम आप आमतौर पर खरीदते बेचते हैं, जिनमें वोटिंग अधिकार होते हैं जी। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक भी होते हैं। इनमें अक्सर वोटिंग अधिकार नहीं होते, पर डिविडेंड मिलने में उन्हें प्राथमिकता प्रेफरेंस मिलती है। ओह अच्छा। ये छोटी छोटी बातें तब महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब आप एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड पोर्टफोलियो बना रहे हों या किसी खास रणनीति पर काम कर रहे हों। और साथ ही ये भी देखना होता है कि आप किस तरह की कंपनी चुन रहे हैं। कोई बड़ी इंस्टैब्लिश्ड ब्लू चिप कंपनी जो स्थिरता दे, या फिर कोई उभरती हुई छोटी कंपनी जिसमें ग्रोथ की संभावना तो ज्यादा है पर शायद रिस्क भी ज्यादा है। हाँ, ये चुनाव तो अपनी रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, आपकी जोखिम क्षमता और आपके लक्ष्य क्या हैं इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो शेयरों से कमाई का एक तरीका हुआ कीमत बढ़ना, लेकिन आपने डिविडेंड का जिक्र किया था, ये कैसे काम करता है और शेयरों से मिलने वाले रिटर्न में इसकी क्या भूमिका है? डिविडेंड जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयरधारकों में बांटती है। अच्छा। ये एक तरह से आपके निवेश पर मिलने वाला, कह सकते हैं, एक नियमित इनाम है। मान लीजिए कोई कंपनी है जो लगातार मुनाफा कमा रही है और उसकी पॉलिसी है कि वो प्रॉफिट का एक तय हिस्सा डिविडेंड के रूप में देगी। तो शेयर की कीमत चाहे ऊपर नीचे हो रही हो, आपको एक नियमित आय मिलती रहती है। तो क्या डिविडेंड सिर्फ नियमित आय के लिए ही महत्वपूर्ण है या इसका कोई और मतलब भी है निवेशकों के लिए? नियमित आय तो है ही, और ये उन निवेशकों के लिए खासतौर पर जरूरी है जो रिटायरमेंट के करीब हैं या जिन्हें लगातार कैश फ्लो की जरूरत है। हाँ, सही है। लेकिन डिविडेंड कंपनी की सेहत और उसकी स्थिरता का भी एक संकेत माना जाता है। जो कंपनियां लगातार डिविडेंड देती हैं या बढ़ाती हैं, वो अक्सर मजबूत फंडामेंटल्स वाली मानी जाती हैं। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। और एक और दिलचस्प बात है, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे ड्रिप कहते हैं। ड्रिप, ये क्या है? हाँ, DRIP। कई निवेशक क्या करते हैं कि जो डिविडेंड मिला, उसी पैसे से उसी कंपनी के और शेयर खरीद लेते हैं। इससे कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा मिलता है। लंबी अवधि में आपका पैसा और तेजी से बढ़ता है। तो डिविडेंड सिर्फ आय नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएशन का भी एक जरिया बन सकता है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, डिविडेंड को वापस इन्वेस्ट करके और शेयर लेना। बिल्कुल। ठीक है, तो शेयर और डिविडेंड ये दोनों ही सीधे कंपनियों से जुड़े हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई निवेशक है जो अलग-अलग कंपनियों पर रिसर्च करने के झंझट से बचना चाहता है या हजारों कंपनियों में से चुनने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, उनके लिए क्या विकल्प है? यहीं पर शायद इंडेक्स फंड्स की बात आती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इंडेक्स फंड्स ने असल में निवेश को बहुत सरल और सुलभ बना दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक्टिवली स्टॉक चुनने में अपना समय या विशेषज्ञता नहीं लगाना चाहते। अच्छा।
ये फंड सीधे किसी मार्केट इंडेक्स, जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 या सेंसेक्स है, उसकी नकल करते हैं। नकल करते हैं मतलब अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली भारत की उन टॉप 50 कंपनियों में उनके बाजार भार के अनुपात में लग जाता है। अच्छा, तो मुझे अलग अलग 50 शेयर नहीं खरीदने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही निवेश से उन सभी कंपनियों में हिस्सेदारी मिल गई, बिना किसी झंझट के। इसका सबसे बड़ा फायदा तो फिर विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन और कम लागत माना जाता है। हाँ, वो तो है ही। पर क्या इसके अलावा भी कोई स्ट्रेटेजिक वजह है कि इंडेक्स फंड आजकल इतने पॉपुलर हो रहे हैं? देखिए, विविधीकरण और कम मैनेजमेंट फीस, ये तो इसके मुख्य आकर्षण हैं ही, क्योंकि फंड मैनेजर को स्टॉक चुनने पर रिसर्च नहीं करनी पड़ती, सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करना होता है, तो लागत बहुत कम रहती है। सही। लेकिन इससे बढ़कर ये पैसिव इन्वेस्टिंग की जो फिलॉसफी है उसका हिस्सा है। ये सिद्धांत ये मानता है कि लंबी अवधि में लगातार बाजार को बीट करना, मतलब उससे ज्यादा रिटर्न कमाना, बेहद मुश्किल काम है। हाँ, ये तो सुना है। तो इसलिए बाजार का जो औसत रिटर्न है उसी को हासिल करना एक समझदार रणनीति हो सकती है। इंडेक्स फंड ठीक यही करते हैं। अच्छा। ये किसी भी पोर्टफोलियो का कोर यानी मुख्य हिस्सा बनाने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। और आजकल तो इंडेक्स ETFs भी हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। हाँ, ETF, जिन्हें आप स्टॉक की तरह ही दिन भर खरीद बेच सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर से थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इंडेक्स फंड्स की बात करते हुए एक टर्म और सुनने में आता है, ट्रैकिंग एरर। ये क्या चीज़ है और निवेशकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, ये अच्छा पॉइंट उठाया। ट्रैकिंग एरर का मतलब है कि फंड का रिटर्न उसके बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से कितना अलग है, कितना डेविएट कर रहा है। अच्छा। आदर्श रूप से तो ये 0 होना चाहिए, पर फंड के खर्चे होते हैं, कभी कभी उसे कुछ कैश रखना पड़ता है, इन वजह से थोड़ा अंतर आ ही जाता है। तो कम होना अच्छा है? हाँ, कम ट्रैकिंग एरर वाले फंड को बेहतर माना जाता है, क्योंकि वो इंडेक्स को ज्यादा सटीकता से कॉपी कर रहा है। निवेशकों को फंड चुनते समय इस पर भी ध्यान देना चाहिए, हालांकि आमतौर पर यह बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। ठीक है। ये सब जानकारी तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वाकई छोटे शहरों या जिनकी आय सीमित है वो लोग इन रास्तों पर चल सकते हैं? हमारे स्रोत में रमेश की कहानी है, जो उत्तर प्रदेश के एक गांव में शिक्षक हैं। उनकी कहानी कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को जमीनी हकीकत से जोड़ती है? रमेश की कहानी, हाँ, वो बेहद प्रेरणादायक है और कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सोचिए, एक स्कूल शिक्षक, सीमित आय है, लेकिन बेटी की शिक्षा के लिए एक बड़ा सपना है। उन्होंने शुरुआत की, जानकारी जुटाई, जो हिचकिचाहट थी उसे दूर किया और एक सलाहकार की मदद से इंडेक्स फंड में SIP शुरू की। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बिल्कुल। और कितने से? महज 2000 रुपए प्रति माह से। सिर्फ 2000 रुपए से? हाँ। यहाँ सीखने वाली बात क्या है? सिर्फ ये कि कोई भी शुरुआत कर सकता है या कुछ और भी है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। पहली बात, ज्ञान की तलाश। उन्होंने शुरुआत में जटिलता महसूस की, पर रुके नहीं, सीखते रहे। सही। दूसरी बात, सही साधन का चुनाव। इंडेक्स फंड, जैसा हमने अभी बात की, कम जोखिम और विविधीकरण की वजह से शुरुआती लोगों के लिए ठीक था। तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुशासन, डिसिप्लिन। हर महीने नियमित रूप से निवेश करना, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो। हाँ, ये मुश्किल होता है कई बार। बिल्कुल। और चौथी बात, धैर्य, पेशेंस। उन्होंने 10 साल तक निवेश जारी रखा और नतीजा, उनकी बेटी की उच्च शिक्षा का सपना पूरा हुआ। वाह। ये कहानी दिखाती है कि निवेश में बड़ी रकम से ज्यादा जरूरी है सही ज्ञान, सही रणनीति, अनुशासन और लंबी अवधि का नजरिया। SIP की असली ताकत यहीं दिखती है। बिल्कुल। तो हमने शेयर, डिविडेंड और इंडेक्स फंड्स को समझा। अगर किसी को इन तीनों में से चुनना हो तो उनके बीच मुख्य रणनीतिक अंतर क्या हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, देखिए, मुख्य अंतर उनके रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल में है और उनसे रिटर्न कैसे मिलता है इस तरीके में है। ठीक है। शेयर, ये सीधे कंपनी में हिस्सेदारी है। ज्यादा रिटर्न की संभावना होती है कैपिटल एप्रिसिएशन से, पर जोखिम भी सबसे ज्यादा है क्योंकि आप एक कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर हैं। ये उन निवेशकों के लिए है जो रिसर्च कर सकते हैं, जोखिम को समझते हैं और उसे उठा भी सकते हैं। ठीक। डिविडेंड, ये शेयरों से ही मिलता है, पर यहां फोकस नियमित आय पर होता है। जोखिम कंपनी के मुनाफे और उसकी डिविडेंड पॉलिसी पर निर्भर करता है। ये उन निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकता है जिन्हें आय चाहिए या थोड़ी स्थिरता चाहिए। अच्छा। और इंडेक्स फंड, ये पूरे बाजार या सेक्टर में विविधीकरण देता है। जोखिम मध्यम है क्योंकि एक कंपनी के बजाय पूरे बाजार पर निर्भर है। लागत कम है और रिटर्न बाजार के औसत के आसपास रहता है। ये शुरुआती लोगों के लिए
कम जोखिम चाहने वालों के लिए या अपने पोर्टफोलियो का कोर बनाने वाले निवेशकों के लिए आदर्श है। ये अंतर जानने के बाद कोई अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने, मतलब ये फैसला किन बातों पर निर्भर करता है? देखिए, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है और ये 3 मुख्य चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा, क्या है वो 3 चीजें? पहला, वित्तीय लक्ष्य। आप निवेश क्यों कर रहे हैं? क्या घर का डाउन पेमेंट जमा करना है, जो शायद छोटी अवधि का लक्ष्य हो? हाँ। या बच्चों की पढ़ाई, जो मध्यम अवधि का हो सकता है? या फिर रिटायरमेंट, जो एक लंबी अवधि का लक्ष्य है? लक्ष्य की समय सीमा बताएगी कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। ठीक है, लक्ष्य और समय सीमा। दूसरा है जोखिम सहने की क्षमता, आपकी रिस्क टॉलरेंस। आप कितना उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर बाजार गिरता है तो क्या आप घबरा जाएंगे या शांत रहेंगे? आपकी उम्र, आपकी आय कितनी स्थिर है और आपका व्यक्तिगत स्वभाव, ये सब इस पर असर डालते हैं। ये भी जरूरी है। और तीसरा है समय और ज्ञान। क्या आपके पास कंपनियों पर रिसर्च करने का समय है? क्या आपको उसकी समझ है? अगर नहीं, तो शायद इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो अगर कोई युवा निवेशक है, मान लीजिए लंबी अवधि का लक्ष्य है जैसे रिटायरमेंट, और वो थोड़ा जोखिम ले सकता है, तो उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है? ऐसे निवेशक के लिए ग्रोथ पर फोकस वाले इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आकर्षक हो सकते हैं। शायद स्मॉल कैप या मिड कैप पर कुछ फोकस के साथ, क्योंकि लंबी अवधि में ये ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। अच्छा। वो अपने कोर पोर्टफोलियो के लिए इंडेक्स फंड रख सकते हैं और सैटेलाइट हिस्से में, मतलब थोड़े छोटे हिस्से में, कुछ चुने हुए शेयर या सेक्टर फंड जोड़ सकते हैं। डिविडेंड शायद उनकी पहली प्राथमिकता ना हो। और इसका उल्टा सोचें, कोई अगर रिटायरमेंट के करीब है, जिसे अपनी जमा पूंजी सुरक्षित रखनी है और नियमित आय भी चाहिए। हाँ, उनके लिए रणनीति बिल्कुल अलग होगी। उनका फोकस कैपिटल प्रोटेक्शन यानी पूंजी की सुरक्षा और रेगुलर इनकम पर होगा। वो शायद डेट फंड्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट में और अच्छी डिविडेंड देने वाली जो बड़ी स्थिर ब्लू चिप कंपनियां हैं, उनके शेयरों में या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में ज्यादा निवेश करेंगे। इंडेक्स फंड्स भी हो सकते हैं उनके लिए? हाँ, इंडेक्स फंड्स भी हो सकते हैं, पर शायद उनमें इक्विटी का हिस्सा कम होगा। यहां पर एक अच्छे वित्तीय सलाहकार की भूमिका और भी अहम हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए किसी ने अपनी जरूरत समझ ली और निवेश का मन बना लिया। आजकल ये शुरुआत करना कितना आसान या मुश्किल है? क्या प्रक्रिया है इसकी? टेक्नोलॉजी ने सच कहूं तो बेहद आसान बना दिया है। मूल कदम वही है। क्या है वो? पहला, पैन कार्ड और आधार। ये तो आजकल लगभग हर वित्तीय काम के लिए चाहिए ही। हाँ, वो तो है। दूसरा, बैंक खाता, पैसों के लेन देन के लिए, जाहिर है। तीसरा, डीमैट और ट्रेडिंग खाता। ये आजकल ऑनलाइन ब्रोकर्स या बैंकों के जरिए कुछ ही मिनटों में खुल जाते हैं। केवाईसी की जो प्रक्रिया है वो भी ज्यादातर ऑनलाइन ही हो जाती है। अच्छा, तो घर बैठे हो जाता है? काफी हद तक, हाँ। और चौथा, निवेश का चुनाव और शुरुआत। एक बार खाता खुल गया तो आप अपने चुने हुए शेयर, ETF या म्यूचुअल फंड में, चाहे SIP हो या एक मुश्त, निवेश कर सकते हैं, अक्सर उसी ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट से ही। तो मतलब तकनीकी बाधाएं तो काफी कम हो गई हैं, पर क्या कोई और चुनौती है जिस पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, सबसे बड़ी चुनौती अक्सर मनोवैज्ञानिक होती है। एक तो जानकारी की अधिकता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, समझ नहीं आता कहां से शुरू करें। सही बात है। फिर बाजार के उतार चढ़ाव का डर। इसीलिए जैसा रमेश की कहानी ने भी दिखाया, छोटी शुरुआत करना, सीखते रहना और अनुशासित रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, ब्रोकर चुनते समय सिर्फ सबसे कम फीस वाले के पीछे नहीं भागना चाहिए। प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में कितना आसान है, कितना भरोसेमंद है, कस्टमर सर्विस कैसी है, ये सब भी देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, निवेश में जोखिम तो हमेशा रहता है, ये हम सब जानते हैं। इस जोखिम को कम करने या मैनेज करने के लिए क्या तरीके हैं? विविधीकरण के अलावा और क्या महत्वपूर्ण है? विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन, वो तो पहला और सबसे अहम कवच है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लास में बांटना, जैसे इक्विटी, डेट, सोना, शायद थोड़ा रियल एस्टेट। हाँ। फिर अलग अलग सेक्टर में, बैंकिंग, टेक, फार्मा, FMCG और अलग अलग कंपनियों में। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। एक है एसेट एलोकेशन, मतलब अपनी जोखिम क्षमता और लक्ष्यों के हिसाब से ये तय करना कि इक्विटी में कितना पैसा लगाना है और डेट में कितना। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है, एसेट एलोकेशन। दूसरा, लंबी अवधि का नजरिया। बाजार शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है। रोज के उतार चढ़ाव से घबराकर फैसले नहीं लेने चाहिए। निवेश को बढ़ने का समय देना जरूरी है। हाँ, पेशेंस। तीसरा, नियमित समीक्षा और रीबैलेंसिंग।
समय के साथ हो सकता है आपके निवेश का अनुपात बिगड़ जाए। जैसे मान लीजिए इक्विटी बहुत बढ़ गया, हाँ, हो सकता है। तो साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को देखकर उसे वापस अपने तय एसेट एलोकेशन पर लाना, जिसे रीबैलेंस करना कहते हैं, वो जरूरी है। ठीक है। और चौथा, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। डर और लालच ये निवेश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब बाजार गिरे तो डर कर बेचना, और जब बहुत चढ़ जाए तो लालच में आकर और खरीदना, इन दोनों से बचना चाहिए। एक निवेश योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। ये भावनात्मक नियंत्रण वाली बात काफी महत्वपूर्ण लगती है। अक्सर लोग पैनिक में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए एसआईपी को एक अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि ये भावनाओं को काफी हद तक इस समीकरण से बाहर कर देता है। अच्छा, कैसे? आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, आपको सोचना नहीं पड़ता। इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी मिलता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब जब बाजार सस्ता होता है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, और जब महंगा होता है तो कम। तो यहाँ अनुशासन ही कुंजी है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने समझा कि शेयर आपको कंपनी का मालिक बनाते हैं, डिविडेंड मुनाफे का हिस्सा देते हैं, और इंडेक्स फंड बाजार में आसानी से विविधीकरण का रास्ता खोलते हैं। जी। लेकिन इससे ज्यादा हमने ये देखा कि ये सिर्फ साधन है। असली खेल रणनीति का है। अपने लक्ष्यों, जोखिम क्षमता और समय सीमा के हिसाब से इनका सही मिश्रण कैसे तैयार किया जाए। बिल्कुल सही। रमेश की कहानी ने हमें सिखाया कि शुरुआत छोटी हो सकती है, पर अनुशासन और धैर्य से बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। हाँ। और जोखिम को मैनेज करने के लिए विविधीकरण, एसेट एलोकेशन, लंबी सोच और भावनाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ज्ञान पहला कदम है, पर उस पर अमल करना, एक्शन लेना, उससे भी ज्यादा जरूरी है। निवेश एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इसमें लगातार सीखते रहना पड़ता है। उम्मीद है कि आज की बातचीत ने इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए कुछ दिशा और शायद थोड़ा आत्मविश्वास दिया होगा। बिल्कुल। और जैसा कहा जाता है, शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय तो कल था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। अपनी बचत को सिर्फ बचाने के बजाय उसे काम पर लगाना शायद वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम हो सकता है। सही बात। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। से इंडेक्स फंड में निवेश करता रहता है, तो कंपाउंडिंग की जो शक्ति है वो इस छोटी रकम को कितना बड़ा बना सकती है। सोचने वाली बात है। और इसका उल्टा सोचिए, निवेश शुरू करने में कुछ साल की देरी की असली कीमत क्या हो सकती है। सिर्फ वो रिटर्न नहीं जो छूट गया, बल्कि वो समय है जो कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए मिलता, उसका नुकसान। इस पे सोचिएगा जरूर।